वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट विरुद्ध सत्याग्रह जो कि कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, 1919 का नेतृत्व किसने किया है? ये जो है झारखंड के रिस्पेक्ट में है। तो ये सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ तो झारखंड के रांची में भी जो है ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, झारखंड के रांची में भी ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था और रांची में जो इसका नेतृत्व कर रहे थे ये बारेश्वर सहाय भी थे और गुलाब तिवारी थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये जो रोलेक्ट एक्ट है इसको काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। मतलब इसमें क्या है कि शक के आधार पर ही किसी भी भारतीय को जो है गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। ठीक है, ये कानून ऐसा था, ब्लैक एक्ट, इसलिए इसके अगेंस्ट में जो है विरोध हो रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, एक तो ये हो गया रांची में जो सत्याग्रह हो रहा था रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। पलामू में भी इसके विरुद्ध में जो है हुआ है। पलामू में, पलामू का जो जिला स्कूल है, ठीक है, जिला स्कूल, सभी अपने अपने तरह से जो है इस एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो पलामू के जो जिला स्कूल है उसमें एक शिक्षक थे, उनका नाम क्या है? रामदीन पांडे। याद रखिए, रामदीन पांडे। ये कौन है? शिक्षक है। प्लस इसके साथ जो है 6 छात्र जो है ये क्या थे? उपवास में थे। ठीक है, 6 छात्र जो है उपवास में थे। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावित्री फुले का संबंध जो है, सावित्री पूर्ति का संबंध, फुले नहीं, सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। सावित्री पूर्ति का जो है संबंध किससे? हॉकी से है। और ये झारखंड के किस जिला से बिलोंग करती हैं? झारखंड के खूंटी से बिलोंग करती है। ठीक है, झारखंड के खूंटी जिला की रहने वाली है सावित्री पूर्ति। ठीक है, तो सावित्री पूर्ति झारखंड की पहली आदिवासी महिला हॉकी प्लेयर है जिन्होंने जो है इंटरनेशनल मैच में खेला है। ठीक है, ये जो है झारखंड की पहली आदिवासी महिला हॉकी प्लेयर है जिन्होंने इंटरनेशनल मैचेज जो हैं खेले हैं। ठीक है, इंडियन टीम की तरफ से। तो ये आपको याद रखना। और फिलहाल ये कहाँ पर कार्यरत हैं? रेलवे में कार्यरत हैं। रेलवे में जो है अभी कार्यरत हैं और वहाँ की जो हॉकी टीम है उनको भी ये देखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लीला खो खोर खेल, ये पुस्तक लीला खोर खो खेल तो किस जनजाति का पुस्तक है जिसमें 2600 गीत हैं? तो ये किसका है? ये उरांव जनजाति का। ठीक है, उरांव जनजाति का। और ये कब लिखा गया था? 1941 में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है 1941 में लिखा गया है। तो ये किसका? रेवहॉर्न, रेवहॉर्न एंड डब्ल्यू.जी. आर्चर, डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो ये जो है रेवहॉर्न के द्वारा और डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, एक व्याकरण भी है जिसका नाम क्या है? देखिए, एक व्याकरण है इसके अलावा, ये भी याद रखिए, जो कि कुडुक से ही संबंधित है। व्याकरण का नाम है कुडुक सरहा, कुडुक सरहा। ठीक है, तो कुडुक सरहा क्या है? एक व्याकरण है। और ये व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है? अल्हाद तिर्की के द्वारा। बाय किसके द्वारा लिखा गया है? अल्हाद तिर्की। एक मिनट, तो ये पुस्तक जो है
किसके द्वारा लिखा गया है? अल्हाद तिर्की, अल्हाद तिर्की। तो ये याद रखिएगा, कुडुख सरहा भी एक क्या है? व्याकरण पुस्तक है जो अल्हाद तिर्की के द्वारा जो है लिखा गया है। इसके अलावा जो है और क्या है? कुडुख डांडी भी लिखा गया है। ठीक है, क्या है? कुडुख डांडी। तो कुडुख क्या चीज़ होता है? कुडुख उरांव जनजाति की भाषा है। ठीक है, तो इसका भी है कुडुख डांडी। तो कुडुख डांडी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है 1950 में लिखा गया है। और किसके द्वारा? बिहारी लकड़ा के द्वारा, बिहारी लकड़ा के द्वारा लिखा गया है कुडुख डांडी। और ये क्या है? गीतों का संकलन है। ठीक है, ये क्या है? कुडुख गीतों का जो है संकलन है। ठीक है, कुडुख गीतों का संकलन है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इस गीत को मिला था। कब? 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इस गीत को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? देखिए, अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कुछ 5 प्रमंडल हैं। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? सबसे पहला हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, और इसमें जो है कितना जिला है? 7 जिला है। ठीक है, 7 जिला है। दूसरा हो गया संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना, और इसमें कितना है? 6 जिला है संथाल परगना में। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ये तो एक हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? 3 नंबर आपका हो जाता है फिर साउथ छोटा नागपुर। ठीक है, साउथ छोटा नागपुर, इसमें कितना है? 5 जिला है। फिर चौथा में क्या है? पलामू प्रमंडल है, इसमें भी कितना जिला है? 3 जिला है। और पांचवा जो है कोल्हान, और इसमें भी जो है 3 जिला है। कोल्हान जो है झारखंड गठन के बाद जो है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और किससे? साउथ छोटा नागपुर से। साउथ छोटा नागपुर से अलग करके जो है इसका निर्माण किया गया है, और झारखंड गठन के बाद जो है किया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से है। देखिए, एरिया वाइज अगर चलेंगे, ठीक है, अगर हम एरिया वाइज चलेंगे तो ये जो है साउथ छोटा नागपुर, एरिया वाइज साउथ छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रमंडल है। और सबसे छोटा क्या है? पलामू। ठीक है, तो पलामू जो है ये क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इसको जनसंख्या में अगर देखा जाए, ठीक है, जनसंख्या के कंडीशन में देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज जो है सबसे बड़ा अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ छोटा नागपुर। ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर। और सबसे छोटा भी सबसे छोटा अगर पूछा जाए पॉपुलेशन वाइज भी तो पलामू हो जाएगा। यानी एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों में सबसे छोटा पलामू ही रहेगा, लेकिन एरिया वाइज सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा होगा? साउथ छोटा नागपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से नॉर्थ छोटा नागपुर। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया। अब ये जो है
दक्षिणा छोटा नागपुर प्रमंडल से ही काट कर जो है कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर जो है 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 जिला है। और ये 5 जिला कौन कौन सा है दक्षिणा छोटा नागपुर में? एक तो रांची हो गया, दूसरा खूंटी हो गया, तीसरा गुमला हो गया, चौथा सिमडेगा हो गया, फिर क्या हो गया लोहरदगा हो गया। ठीक है, लोहरदगा, लोहरदगा। ठीक है, तो ये 5 जिला है साउथ छोटा नागपुर में। अब देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितना अनुमंडल है। ठीक है, इसमें कितना अनुमंडल है? देखिए अगर टोटल अनुमंडल की बात की जाए, टोटल अगर अनुमंडल का बात किया जाए, सब डिविजन्स का बात किया जाए कहाँ पर? झारखंड में, तो कितना है? 45 है। ठीक है, और इसी 45 में से साउथ छोटा नागपुर में कितना है? ये 8 जो है ये क्या है? अनुमंडल है। 8 क्या है? अनुमंडल है। ठीक है, साउथ छोटा नागपुर के अंदर जो है 5 जिला है, तो 5 जिला में कितना है? 8 अनुमंडल है। तो कौन कौन सा अनुमंडल देखिए है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सा? जैसे जिला वाइज देखेंगे तो जिला वाइज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कहाँ पर? रांची में। रांची में जो है 2 अनुमंडल है। पहला तो खुद रांची हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? बुंडू हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट इसमें क्या हो गया? फिर नेक्स्ट जिला क्या हो गया? खूंटी हो गया। तो खूंटी चूँकि छोटा है तो खूंटी में जो है ये खूंटी अनुमंडल ही है। ठीक है, खूंटी अनुमंडल हो गया। ठीक, अब देखिए सिमडेगा भी क्या हो गया? अनुमंडल हो गया। सिमडेगा में एक ही अनुमंडल है। ठीक है, तो क्या हो गया? सिमडेगा हो गया। ये भी अनुमंडल हो गया। ठीक है, सिमडेगा क्या हो गया? अनुमंडल हो गया। तो रांची के अंदर जो है 2 अनुमंडल है। खूंटी एक खुद अनुमंडल है, सिमडेगा अनुमंडल है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया? 2 जिला का, तो 3 जिला का हो गया। सिमडेगा में एक ही अनुमंडल है। फिर नेक्स्ट अगर जो आएंगे इसमें कितना अनुमंडल है आप देखिए, गुमला में 3 अनुमंडल है। गुमला जो है 3 अनुमंडल है। पहला क्या हो जाएगा? खुद गुमला हो गया। दूसरा क्या हो गया? बसिया हो गया, बसिया, गुमला, बसिया। और तीसरा क्या हो गया? चैनपुर। और इसी जगह से जो है संख नदी का उद्गम है। तो ये 3 जो है अनुमंडल है गुमला में। ठीक है, और लोहरदगा भी क्या है? खुद एक अनुमंडल है। ठीक है, लोहरदगा जो है ये क्या है? खुद एक अनुमंडल है। तो हो गया टोटल अनुमंडल की संख्या कितनी हो गई? गुमला में 3 अनुमंडल, रांची में 2 अनुमंडल, और बाद बाकी जो है 3 2 5, और 3 जिला है तो जिला जो है एक अनुमंडल ही है, एक एक अनुमंडल है सब में, तो 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक करंट अफेयर्स है। क्या करंट अफेयर्स है? कि अभी हाल में ही दक्षिणी छोटा नागपुर का जो आयुक्त बना है 26, ठीक है, आयुक्त है, कमिश्नर है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बाल किशन मुंडा। क्या नाम है? बाल किशन मुंडा इनका नाम है, बाल किशन मुंडा। ठीक है, ये क्या है? करंट अफेयर्स है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या था मेरा, आप बता सकते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने ज़िले हैं, तो इसमें कितना ज़िला हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में?
5 जिला होगा। ठीक है, तो यहाँ 5 ऑप्शन में नहीं है तो 5 जिला होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। कितना होगा? 5 जिला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेस्ता क्या है? ठीक है, मेस्ता क्या है? रेशा है, सब्जी है, फल है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मेस्ता क्या है? एक टाइप का रेशा है, जैसे कपास होता है। ठीक है, जैसे जूट होता है। ठीक है, जैसे कपास होता है, जैसे जूट होता है, तो इसके बाद जो है मेस्ता ही आता है। तो कपास और जूट से की तरह ही होता है मेस्ता। ये एक जो है इम्पॉर्टेंट व्यावसायिक फसल है। और मेस्टा का जो है, मेस्टा या मेस्ता लिखते हैं, तो इसके पौधे और तने और छाल का यूज जो है हम लोग क्या, फाइबर यानी कि रेशा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी का स्थापना कहाँ की गई? तो गोल्डन लीग जो है इसकी स्थापना देवघर में की गई। इसका जो है उपनाम अगर बोला जाए, जैसे गोल्डन लीग, तो गोल्डन को क्या बोलते हैं? स्वर्ण, और लीग को संघ। तो इसको जो है स्वर्ण संघ के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण संघ या गोल्डन लीग। ठीक है, और ये जो संघ बनाया गया था किसके द्वारा? वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा? वारेंद्र कुमार घोष, वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, ये जो है वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यहीं पर जो है इसका आंसर तो यही होगा, देवघर में। देखिए देवघर में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देवघर में और एक है देवघर संयंत्र केश। ठीक है, देवघर षड्यंत्र केश। ठीक है, देवघर संयंत्र केस, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है 1927 में ये केस हुआ था। और वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर जो है इस केस में छापा मारा गया था। ये भी देवघर में है। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के घर पर छापा मारकर क्रांतिकारी साहित्य, जो क्रांतिकारी से रिलेटेड साहित्य है और जो हथियार है यहाँ पर बरामद किया गया था। ठीक है, ये भी है। इसके अलावा एक दूसरा हो गया, एक लास्ट देखिए, सिलेड़ बाड़ी। ठीक है, देवघर में ही है सिलेड़ बाड़ी। सिलेड़ बाड़ी कहाँ पर है? ये देवघर में जो है एक मकान है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलीपुर बम कांड से रिलेटेड जो है बंगाल के क्रांतिकारी यहाँ पर रुकने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसी जगह जो है वे लोग बम बनाने की ट्रेनिंग दिया करते थे। ठीक है, प्रशिक्षण दिया करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 जनवरी नहीं, 20 फरवरी 2009 को। 20 फरवरी 2009 को झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का जो है गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है, चूँकि झारखंड राज्य है तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा? ये रांची में होगा। ठीक है, और इसका जो झारखंड राज्य का जो इस गंगा संरक्षण प्राधिकरण का है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उस राज्य के सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक
ठीक है, मुख्यमंत्री। जैसे अभी कौन है, चंपई सोरेन है, तो कौन होगा, चंपई सोरेन होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया, इसमें जो अधिनियम है, इसमें जो अधिनियम है ये कौन सा अधिनियम है, ये हो गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण एक्ट यानी कि अधिनियम 1986 की धारा 3 पे 3। ठीक है, इस तरह करके तो 1986 के तहत जो है ये अधिनियम बनाया गया था। ठीक है। अब देखिए और इसमें क्या पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए झारखंड में गंगा कहाँ कहाँ से बहता है, ये मान लीजिए मेरा, देखिए जो ये वाला क्षेत्र होता है, गंगा जो है इधर से एंट्री करती है, कॉर्नर कॉर्नर होते हुए जो है ऐसे करके इधर जो है कोलकाता निकल जाती है। ठीक है, ये सोन नदी है, इतना दूर का क्षेत्र तो नहीं होगा, देखिए आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है गंगा क्या होता है, बहता है इस साइड से। ठीक है, इधर से चला जाता है हुगली, तो ये कहाँ होगा, साहेबगंज। ठीक है, तो साहेबगंज में जो है गंगा बहती है, साहेबगंज। ठीक है। तो और इस जो गठन है, प्राधिकरण अथॉरिटी है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है। सदस्य कितने होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का 34वां ऊंचा जलप्रपात व झारखंड के सर्वोच्च 3 में शामिल जलप्रपात कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात भारत का 34वां है और झारखंड का जो है सेकेंड हाईएस्ट है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट है कहाँ का, झारखंड का। ठीक है, और पहला क्या है, ये जो पहला है ये हो गया बूढ़ाघाघ, फर्स्ट बूढ़ाघाघ हो गया, जो कि बूढ़ा नदी पर है, लोध नदी पर है। इसको लोधा जलप्रपात भी बोलते हैं, लोध जलप्रपात भी बोलते हैं, लोधाघाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, और पहले देखिए इससे कंप्लीट करते हैं कि हुंड्रू जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, स्वर्ण रेखा रिवर पर है। किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। और स्वर्ण रेखा नदी का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, ये नगड़ी गांव से होता है। ठीक है, नगड़ी गांव रांची से। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, चूल्हा पानी, नगड़ी गांव। ठीक है, नगड़ी गांव रांची चूल्हा पानी से जो है इसका ओरिजिन होता है। और स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड की एकमात्र नदी है जो डायरेक्टली जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, ये तो हो गया। ठीक है, इसका हाइट अगर पूछा जाए तो हाइट कितना है, देखिए इसका हाइट कितना है, 320 फीट जो है इसका हाइट है। फीट में लेंगे तो 320 फीट और 97.5 जो है मीटर। तो दोनों में से कोई एक जो है आपको आंसर में रहेगा। 300 फीट में तो 320 फीट और 97.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखिए ये हो गया। नेक्स्ट हो गया बूढ़ाघाघ। तो ये कहाँ पर है, ये बूढ़ा नदी में है, या फिर आप लोध नदी कह सकते हैं, लोध नदी हो गया। और ये जो है किसकी सहायक नदी है, लोध नदी जो है किसकी सहायक नदी है, औरंगा की सहायक नदी है, औरंगा की सहायक नदी है। और ये औरंगा किसका, नॉर्थ कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, तो
देखिए पूछा जाएगा कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर है, तो पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर बोला जाएगा तो नंबर 1 प्रेफरेंस इसको देंगे। और बूढ़ा नदी चूँकि औरंगा नदी के सहायक है तो बूढ़ा नदी नहीं रहेगा, औरंगा रहेगा तो औरंगा को देंगे, औरंगा नदी भी नहीं रहेगा तो नॉर्थ कोयल को देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया। देखिए दसम वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल चूँकि गिरने के बाद 10 धाराओं में बढ़ जाती है तो इसको दसम वाटरफॉल, और कहाँ पर है, ये कांची नदी में है और कहाँ पर है, रांची में है। ठीक है, रांची में है। ठीक है, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट हो गया 144 फीट और मीटर में कितना हो गया, 44 मीटर हो गया। 144 फीट हाइट हो गया और मीटर में कितना, इतना मीटर। उसके बाद जो है गौतम धारा, इसको जोन्हा वाटरफॉल को जोन्हा वाटरफॉल को गौतम धारा भी कहते हैं और ये भी कहाँ है, रांची में है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर गौतम बुद्ध का साक्ष्य मिला था इसलिए इसको गौतम धारा भी कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसी के नज़दीक में है, गौतम धारा के नज़दीक में ये जो, अच्छा ये जो है किस नदी पर है, गौतम धारा या जोन्हा वाटरफॉल जो है किस नदी पर है, तो राड़ू नदी पे है। कहाँ पर है, रांची में है। और इसी के नज़दीक जो है कौन, सीता वाटरफॉल भी है। सीता वाटरफॉल इसी के नज़दीक में है। ठीक है, और ये भी जो है राड़ू नदी पर ही है सीता वाटरफॉल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिए कि चूँकि अधिक, सबसे अधिक जो है वाटरफॉल कहाँ पर है, रांची में। ठीक है, रांची में सबसे अधिक वाटरफॉल है इसलिए इसको झरनों का शहर कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, फिर इसको झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। सूर्य कुंड में शामिल जलकुंड नहीं है, तो ये सूर्य कुंड जो है ये भारत का सबसे हॉटेस्ट जलकुंड है। ठीक है, यहाँ का पानी जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और लगभग कितना हो गया, 87 डिग्री सेंटीग्रेड या 189 फ़ारेनहाइट होता है। 87 डिग्री सेंटीग्रेड या 189 फ़ारेनहाइट होता है। और ये कहाँ है, ये हजारीबाग में है। कहाँ पर, बेलकपी ग्राम, बेलकपी ग्राम बरकट्टा बरही में, बरकट्टा बरही में। ठीक है, बरही में पड़ता है, बरकट्टा बरही में जो है ये पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें कौन कौन, सूर्य कुंड के अंदर जो है कौन कौन से कुंड है। तो सबसे पहला जो कुंड हो गया, एक तो राम कुंड भी है, सीता कुंड भी है, लक्ष्मण कुंड भी है और ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड है। ठीक है, राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्म कुंड, तो ये 5 कुंड है। लेकिन जो है कौन सा नहीं है, ये भरत कुंड जो है ये नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए सिंह वंश की बात करेंगे तो सिंह वंश में एक ग्रंथ होता है जिसका नाम क्या है, वंश प्रभा। याद रखिए, वंश प्रभा। ये क्या है, ये सिंह वंश का जो है ग्रंथ है। ये क्या है, सिंह वंश का ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग जो है, चूँकि सिंह ग्रंथ है तो इसके अगर हम बात करेंगे तो इसके अनुसार जो शाखा की संख्या है वो कितनी है, 2 है।
सिंह वंश में शाखा कितनी है? 2 शाखा है, 2 ब्रांचेस थे। सिंह वंश का 2 शाखा था, 2 ब्रांच था। तो पहला ब्रांच, ठीक है, वंश प्रभा के अकॉर्डिंग जो है सिंह वंश का 2 शाखा था। तो जो पहला शाखा था, फर्स्ट जो शाखा था, पहला शाखा, जो पहला ब्रांच था, इसका ओनर कौन था? संस्थापक यानी कौन था? पहला शाखा का जो संस्थापक था ये था काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। और इनके द्वारा ही जो है पोरहाट को राजधानी बनाया गया था। जो पोरहाट में बना था ना, जहाँ जगन्नाथ चतुर्थ राज करते थे, पोरहाट, ठीक है, जो पोरहाट था ये सिंह वंश की राजधानी किसने बनाया था? ये काशीनाथ सिंह के द्वारा ही जो है बनाया गया था। और काशीनाथ सिंह जो है जब झारखंड में यानी पोरहाट में जो है, यानी कि सिंह वंश में जब राजा कौन था? काशीनाथ सिंह था। तो इसी के समकालीन कौन से मुगल शासक थे? बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। ये जो है किसके समकालीन थे? बहादुर शाह प्रथम के समकालीन, बहादुर शाह प्रथम। तो ये मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के जो है काशीनाथ सिंह समकालीन थे, ठीक है। दूसरा जो है ये क्या हो रहा है? एक तो पहला ब्रांच का ये हो गया। अब अगर दूसरी ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे, जो सेकेंड ब्रांच था, ठीक है, जो सेकेंड ब्रांच था, दूसरा जो शाखा था, इस शाखा का जो है संस्थापक कौन था? जो संस्थापक था सेकेंड ब्रांच का, ये हो गया दर्प नारायण सिंह, दर्प नारायण सिंह, ठीक है। दर्प नारायण सिंह जो था सेकेंड शाखा का जो है, सेकेंड ब्रांच का संस्थापक था। बस इसको इतना याद रखना है। पहला ब्रांच का कौन था संस्थापक? ठीक है, तो कौन था? काशीनाथ सिंह। और दूसरा का दर्प नारायण सिंह। ये भी पोरहाट को राजधानी किसने बनाया था? काशीनाथ सिंह ने बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी शाखा दर्प नारायण सिंह, दर्प नारायण सिंह, ठीक है, दर्प नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि छोटा नागपुर की किस संस्था पार्टी ने छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली, ये देखिए छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन, छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन शीर्षक से 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका 7 अप्रैल 1954 को जारी की। तो ये भी याद रखना है कब जारी किया गया है? 7 अप्रैल 1954 को जारी किया गया है। और किसके द्वारा? छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा, ठीक, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे ये कौन थे? सुखदेव महतो। जो ये छोटा नागपुर संयुक्त संघ है, इसका जो पहला अध्यक्ष कौन था? जो पहला अध्यक्ष था ये कौन था? सुखदेव सिंह, ठीक है, सुखदेव महतो, सुखदेव सिंह नहीं, सुखदेव जो है महतो इसका प्रथम अध्यक्ष था। और बाद में जो अध्यक्ष बनाया गया, ये किसको बनाया गया बाद में अध्यक्ष? ठीक है, राम नारायण सिंह को बाद में जो अध्यक्ष बनाया गया, ये किसको बनाया गया? राम नारायण सिंह को, ठीक है। क्या नाम था? राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है, तो पहला अध्यक्ष इसका कौन था? छोटा नागपुर संयुक्त संघ का सुखदेव महतो। फिर बाद में राम नारायण सिंह को जो इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और राम नारायण सिंह को जो है शेर ए छोटा नागपुर की जो है उपाधि मिली है,
तो राम नारायण सिंह को जो है शेरे छोटा नागपुर कहा जाता है, छोटा नागपुर केसरी भी कहा जाता है। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं कुछ। देखिए, राम नारायण सिंह, तो राम नारायण सिंह को दो नाम से जाना जाता है, एक शेर ए छोटा नागपुर, शेरे छोटा नागपुर, और दूसरा क्या हो गया कि छोटा नागपुर केसरी, छोटा नागपुर केसरी। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम था राम नारायण सिंह का, शेरे छोटा नागपुर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरे छोटा नागपुर के नाम से कौन जाना जाता है, तो राम नारायण सिंह। छोटा नागपुर केसरी, तो ये भी राम नारायण सिंह। छोटा नागपुर केसरी की जो उपाधि है, ये रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940 में, तो गांधी जी के द्वारा वहीं पर जो है छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। कहाँ पर दिया गया, तो कहाँ पर, रामगढ़ के 1940 के अधिवेशन में जो है ये मिला था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट और क्या है, इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ये, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा है। ठीक है, तो ये संथाल परगना छोटा नागपुर आदिवासी महासभा जो है ये कब बनता है, ये 1938 को बनता है ये। ठीक, और 5 संगठनों को मिलाकर जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी समाज का जो है निर्माण होता है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन, थियोडोर सुरीन थे। ठीक है, थियोडोर सुरीन, इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, थियोडोर सुरीन थे, ये कौन थे, अध्यक्ष थे। और पॉल दयाल जो थे ये कौन थे, महासचिव। पॉल दयाल जो है ये कौन थे, इसके सचिव थे। ठीक है, आदिवासी संथाल परगना महासभा कब बना था, 1938 में। थियोडोर सुरीन जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और पॉल दयाल कौन थे, इसके सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, देखिए झारखंड पार्टी। तो झारखंड पार्टी जो बनता है ये 1969 में बनता है। 1969 में जो है झारखंड पार्टी का निर्माण किया जाता है, और ये अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर हुआ था। किससे टूटकर, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर झारखंड पार्टी का निर्माण हुआ था 1969 में। तो ये अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 2 साल पहले बना था, यानी कि 1967 में ये बना था। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, ठीक है, इसका नहीं, ये झारखंड पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, ये कौन थे, N.E. हैरो। N.E. हैरो जो है ये झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन, N.E. हैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 24 जनवरी 2022 को झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और दीदी बगिया योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, दीदी बगिया योजना। बगिया मतलब क्या होता है कि अपने ज़मीन पर ही जो है पेड़ पौधा लगाना, बगिया लगाना, बाग लगाना। चूँकि दीदी है तो ये महिला सशक्तिकरण से जो है रिलेटेड है। तो दीदी बगिया योजना को जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 2021 में जो है दीदी बगिया योजना जो है लॉन्च किया गया है, और इसको झारखंड सरकार के द्वारा बहुत ही सफल बताया गया है इस योजना को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो वाद्य यंत्रों में सबसे अधिक मधुर, ठीक है, मधुर वाद्य यंत्र माना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर केंद्री, ठीक है, केंद्री जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि केंद्रा कहीं कहीं इसको क्या लिखा जाता है, केंद्रा लिखा जाता है, और कहीं कहीं जो है केंद्री लिखा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको जो है झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, झारखंडी वायलिन कहा जाता है। और ये जो है किसके लिए, संथाल जनजाति के का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, संथाल ट्राइब का, ठीक है, संथाल ट्राइब्स का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र है। अब देखिए ये जो है किस टाइप का वाद्य यंत्र है, किस टाइप का वाद्य यंत्र है, ये जो है कंपन से बजाया जाता है, इसलिए इसको तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं, तंतु वाद्य यंत्र, जिसमें जो है कंपन किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इस तरह का एक डंडा होता है, नीचे जो है नारियल का खोल होता है, ये गोल जैसा जो है ये या तो नारियल का बना रहेगा या कछुआ का जो है गोल है, और इसमें जो है एक डोरी यहाँ से पिरो दिया जाता है और इसी में वाइब्रेशन करके जो है इसको बजाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केंद्री हो गया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको झारखंड का वायलिन कहा जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट हो गया, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया, मांदर क्या होता है। मांदर जो होता है ये इस तरह का होता है, ढोल होता है, ठीक है। मांदर क्या होता है, अच्छा मांदर ये नहीं है, मांदर इसी टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से मांदर होता है, और ये जो है ठोक ठोक कर बजाया जाता है। और जो ठोक ठोक कर बजाया जाता है, जिस तरह वाइब्रेशन से बजाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तंतु वाद्य यंत्र, और जिसको ठोक कर बजाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ताल, ताल वाद्य यंत्र, ठीक है। तो ताल वाद्य यंत्र मतलब जिसको ठोक कर बजाया जाता है। तो मांदर जो होता है ये भी क्या है, ताल वाद्य यंत्र है, और ताल वाद्य यंत्र में जो है कैटेगरी होता है ये अनवृद्ध वाद्य यंत्र है, अनवृद्ध, अनवृद्ध, ठीक है, अनवृद्ध वाद्य यंत्र। तो अनवृद्ध वाद्य यंत्र में क्या किया जाता है कि ये लकड़ी का इसमें ढांचा होता है, और लकड़ी के ढांचे में हम क्या करते हैं कि चमड़े का जो है लपेट कर जो है निर्मित किया जाता है इस वाद्य यंत्र को, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है कि भुआंग किस कैटेगरी में आता है। देखिए यहाँ पर क्या है, भुआंग है, तो ये भी जो है तंतु में आता है, यानी कि इसको जो है तंतु वाद्य यंत्र का टाइप है। तंतु बोले तो इसमें भी जो है तार होता है, वाइब्रेशन का प्रयोग किया जाता है, और नीचे जो होता है ये लौकी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लौकी मतलब लौकी का प्रयोग करते हैं। और भुआंग जो है बुआंग बुआंग करके जो है ध्वनि निकलती है, बुआंग ध्वनि निकलती है, और इसमें जो है भुआंग में एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती है, ठीक है। जो भुआंग है इसमें एक टाइप का ध्वनि निकलता है, एक प्रकार की ध्वनि। तो ये भी पूछा जा सकता है एक प्रकार की ध्वनि, एक प्रकार की ध्वनि जो है किससे निकलता है, तो भुआंग से। ढोल तो हमको पता ही है, ढोल क्या है, इसको भी ताल वाद्य यंत्र का है, और इसमें जो है ये ढोल है, और इसमें भी लकड़ी का जो है क्या होता है, खोल होता है, इस दोनों को चमड़े से मढ़ दिया जाता है। ये जो लकड़ी है इसमें कटहल, आम, गम्हार की लकड़ी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक प्रखंड हैं। देखिए झारखंड की अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक्स हैं या प्रखंड हैं ये कितना है, 264 प्रखंड है। कितना प्रखंड है, 264 मेरा कितना है प्रखंड है। और सबसे ज़्यादा जो प्रखंड है ये कहाँ पर है, ये पलामू में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रखंड है ये कहाँ पर, पलामू में है, और यहाँ पर कितना है, 21 ब्लॉक्स हैं, 21 जो है इसमें प्रखंड है। और
अंचल की संख्या कितनी है? अंचल की संख्या कितनी है? 19 है। पलामू में जो अंचल की संख्या है ये कितनी है? 19 है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा अनुमंडल वाला जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ प्रखंड पूछा गया है तो इसका करेक्ट हो जाएगा पलामू। अनुमंडल अगर पूरा झारखंड में कितना है? अनुमंडल के बोलेंगे तो 45 अनुमंडल है, जिसमें जो गिरिडीह है इसमें कितना है? सबसे ज़्यादा अनुमंडल है और 4 जो है इसमें अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है? 4 अनुमंडल। सब डिवीज़न की संख्या कितनी है? 4 है। तो ये देखिए कौन कौन सा ये जानना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो हो गया, इसमें 4 अनुमंडल हैं, तो एक तो गिरिडीह हो गया, गिरिडीह हो गया। दूसरा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? खोरी महुआ हो गया। ठीक है, खोरी महुआ हो गया। फिर सरिया बगोदर हो गया। फिर क्या हो गया? सरिया बगोदर और डुमरी। तो ये 4 अनुमंडल है, गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरी, सरिया बगोदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड में किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? तो संथालों के संस्थापक पिता, ये कहना ज़्यादा संथालों के जो है संस्थापक पिता, ये ज़्यादा कहना बेहतर है। ठीक है, संस्थापक पिता किसको माना जाता है? लुगु बुरु को। ठीक है, लुगु बुरु। और लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरन द्वार जो है ये क्या है? इनका संथालों का तीर्थ स्थल माना जाता है, जो कहाँ है? बोकारो में है। ठीक है, ये कहाँ है? संस्थापक पिता के नाम पर रखा गया है। तो देखिए झारखंड का संस्थापक पिता किसको बोला जाता है? लुगु बुरु को। और ये जो लुगु बुरु का मंदिर है ये कहाँ है? बोकारो में है। और इसको क्या बोलते हैं? लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरन द्वार। तो पूछा जाएगा संथालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। ठीक है, संथालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल ये कहाँ है? बोकारो में है, लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरन द्वार के नाम से। तो ये क्या है? संस्थापक पिता कौन है? लुगु बुरु है। तो इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बोकारो में बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दामने को जो है ये राजमहल पहाड़ी को जो है एक जो तलहटी वाला क्षेत्र है, राजमहल पहाड़ी का जो तलहटी वाला क्षेत्र है इसको दामने को कहा गया। ठीक है, इसको क्या कहा गया? दामने को कहा गया। अब दामने को जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दामने को की घोषणा कब की गई? 1780 के आसपास में जो है दामने को का घोषणा हुआ। ठीक है, 1824 में जो है इसको स्थापना किया गया दामने को का। और इसका जो सीमांकन किया गया 1832 में जो है इसका सीमांकन किया गया। मतलब दामने को का एरिया जो है कितना दूर तक होगा, सीमांकन किया गया। फिर सीमांकन करने के बाद 1837 में इसमें जो है एक अंग्रेज़ अधिकारी, इसका नाम क्या है? जेम्स पोटेंट की जो है नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, इसमें जो है जेम्स पोटेंट की नियुक्ति कर दी गई। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा छुप गया है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JTELP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म। तो JTELP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका हो जाएगा यही वाला, पहला वाला, झारखंड ट्राइबल
ये क्या हो जाएगा? झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम, JTELP। कजली कब गाया जाता है? कजली जो है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला जो है ये क्या है? गीत है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसके अलावा जो वर्षा ऋतु में और एक गान गाया जाता है जिसका नाम क्या है? डडई धरा, डडई डड़ई धरा। ठीक है, ये भी क्या है? वर्षा ऋतु में जो है गाया जाता है, लेकिन कहाँ पर गाया जाता है? देवस्थानों में गाया जाता है, देवस्थानों में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से है? ये अंडी और ओपोरतिपी जो है ये हरण विवाह को बोलते हैं, हरण विवाह को कहा जाता है। इसमें जो है क्या किया जाता है? बॉयज द्वारा गर्ल का हरण किया जाता है। ठीक है, यानी किडनैप करके जो है उसको विवाह किया जाता है। इसको अंडी या ओपोरतिपी के नाम से किस जनजाति में फेमस है? ये जो है हो जनजाति में फेमस है। किस में है? हो जनजाति में ये फेमस है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हो जनजाति की बात। ठीक है, हो जनजाति की बात हो गया। अब इसमें देखिए सबसे जो श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है, श्रेष्ठ विवाह जो माना जाता है हो जनजाति का, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आदि विवाह, आदि विवाह। ये सबसे श्रेष्ठ विवाह है और इसमें अगुआ यानी कि मध्यस्थ के माध्यम से जो है ये विवाह किया जाता है और इसको अरेंज मैरिज टाइप का। ठीक है, इसमें जो है वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? जो ब्राइब होता है, जो हम बोलते हैं ना दहेज, तो वधू मूल्य को इसमें वधू मूल्य, ठीक है, वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? एक तो गोनोंग, या तो हो जनजाति में जो वधू मूल्य है उसको गोनोंग कहेंगे या पौन कहेंगे। ठीक है, ये क्या है? वधू मूल्य है, वधू मूल्य है। ठीक है, वधू मूल्य को गोनोंग या पौन कहा जाता है। ठीक है, फिर और एक इसमें है इम्पोर्टेंट क्या है? दिकु आदि विवाह, दिकु आदि विवाह। ये जो है समाज से बाहर होता है, ये जो है विवाह समाज से बाहर किया जाता है और ये विवाह जो है हिंदू मूल के जो है ब्राह्मण के द्वारा संपन्न कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो हो जनजाति में सबसे शिक्षित वर्ग हैं उनके द्वारा ये विवाह जो है किया जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है इसमें देखिए बहु विवाह, बहु विवाह का काफ़ी प्रचलन है। रीमैरिज यानी दोबारा शादी करने का काफ़ी प्रचलन है, लेकिन बाल विवाह जो है, बाल विवाह जो है इसमें मना है। ठीक, अच्छा, इसी में क्या होता है? एक दूध लौटावा विवाह होता है, दूध लौटावा विवाह। दूध लौटावा विवाह, तो दूध लौटावा विवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है इसमें जो है अपने रिलेशन में ही शादी कर लिया जाता है, जैसे फुफेरी हो गया, ममेरी हो गया, बहन से जो है शादी किया जाता है। ठीक है, यानी दूध लौटावा विवाह में अपने ही रिलेशन में जो है शादी कर लिया जाता है। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं से शादी करने में प्रचलन है इसमें। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं से शादी का प्रचलन है हो जनजाति के लोगों में। ठीक है, तो ये सभी जो है इसके करेक्ट आंसर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो अंडी ओपोरतिपी किसमें है? हो जनजाति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में झारखंड के किस महिला हॉकी खिलाड़ी को
अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब 2024 में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सलीमा टेटे। ठीक है, सलीमा टेटे को जो है ये मिला है। और सलीमा टेटे कहाँ से है? ये सिमडेगा से है। सलीमा टेटे कहाँ से है? सिमडेगा से है। ठीक है, और इन्होंने 2023 के जो एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो कि रांची में आयोजित किया गया था उसमें गोल्ड जीता था। ठीक है, 2023 में जो एशियन चैम्पियनशिप हुआ है, कहाँ पर? रांची में। रांची में उसमें क्या जीता है? गोल्ड जीता है। ठीक है, गोल्ड जीता है। ठीक है, ये इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है सलीमा टेटे। दूसरा नेक्स्ट क्या हो गया? एक तो ये हो गया फीमेल में, और मेल में जो है इसी में अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में कि जो है ये खिताब कौन जीता है? हार्दिक सिंह जीता है। हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह के द्वारा मेल में, और फीमेल में सलीमा टेटे के द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। निक्की प्रधान कौन है? निक्की प्रधान भी हॉकी की खिलाड़ी हैं, और ये कहाँ से? खूंटी से बिलोंग करती है। कहाँ से? खूंटी से बिलोंग करती है। और निक्की प्रधान जो है झारखंड से पहला महिला प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली झारखंड की जो प्रथम महिला खिलाड़ी है वो कौन है? निक्की प्रधान है। ठीक है, 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने खेला था। संगीता कुमारी भी जो है ये भी कहाँ से? सिमडेगा से बिलोंग करती है, और ये भी जो है हॉकी की खिलाड़ी है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 2024 का जो वोमेंस 2024 का वोमेंस FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर। ठीक है, हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर जो कहाँ हुआ था, और ये जो है कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। इसके लिए जो है ये चुनी गई थी। ठीक है, इसके लिए जो है संगीता कुमारी जो है चुनी गई थी। इसमें झारखंड से 4 खिलाड़ी थी। निक्की प्रधान थी, सलीमा टेटे थी, ब्यूटी डुंगडुंग थी, संगीता कुमारी थी। ठीक है, ब्यूटी डुंगडुंग भी थी इसमें। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के सहयोग से झारखंड में 469 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा? ये जो है इसके 469 एक ही सड़क नहीं है, इसके अंतर्गत 7 सड़कें हैं, और ये ADB की मदद से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से जो है ये बनाया गया है। और ये कब, ये बैंक जो है कब खुला है? 1966 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर फिलीपींस में, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और मत्सत्सुगु आसाकावा जो हैं इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, मत्सत्सुगु आसाकावा इसके जो है कौन है? प्रेसिडेंट है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।